यूरिनरी डिस्कम्फर्ट या यूरिन रिटेंशन, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, न्यूरोजेनिक ब्लैडर या ओवर एक्टिव ब्लैडर के ढेर सारे केसेज आपने देखे होंगे। मेरा हमेशा से कंसर्न है कि ब्रेड एंड बटर वाली प्रैक्टिस तो दुनिया में सभी लोग करते हैं, लेकिन जब टिपिकल केसेस आते हैं तो क्या किया जाए, और क्या टिपिकल केसेस का कोई सोल्यूशन है होम्योपैथी में। लेकिन टिपिकल केसेस का सोल्यूशन निकालने से पहले हमें डिजीज़ फिनोमेनन को समझना होगा। जब तक वो समझ में नहीं आए, दिस वीडियो फॉर अ पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम द यूरिनरी डिस्कम्फर्ट, यानी कि उसके लिए भी ये वीडियो है जो यूरिनरी कंप्लेंट से सफ़र कर रहा, खास करके वीक यूरिन फ्लो से। उसके लिए भी है जो एक डॉक्टर है, खास करके एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, और उसके लिए भी जो है जो वास्तव में एक एमसीएच यूरो है। बिलीव में ऐसा मत मानिएगा कि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर होकर एमसीएच यूरो को कैसे कोई मैसेज कन्वे कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये बच्चा जिस दिक्कत से आया है उस दिक्कत में इसने किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट को छोड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है। और इन्होंने आईएमएस बीएचयू में भी इलाज करवाया। कितने दिन इलाज करवाया बेटा? सर इससे पहले वो रिपोर्ट नहीं है मेरे पास, उन दिखवाया था सर वो इंग्लिश वाले में, ये तो सर आयुर्वेदिक वाले में, उनका ठीक है, रिपोर्ट सर मेरे पास नहीं है, ठीक है, कोई मतलब गुम बीएचयू में होगी भी सर। बीएचयू में भी इलाज करवाया जी गया। सर। आपने पटना में भी इलाज करवाया यूरोलॉजिस्ट से। जी सर। ठीक है। अच्छा, इनका एक कंसर्न समझिएगा, प्रॉब्लम को अभी बाद में बात करते हैं। पटना के एक बहुत रिनाउंस यूरोलॉजिस्ट है जिनका नाम भी नहीं लेना चाहिए, नहीं ना, किसी का नाम रिवील नहीं करना चाहिए। उन्होंने इनको क्लीन चिट रिपोर्ट दे दी। क्या रिपोर्ट दे दी बेटा? कि सर आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, उन्होंने बस यही सीधे सीधे कह दिया कि बाबू देखो, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें ऐसा मतलब चेकअप लिख दूंगा हम्म। कि तुम्हें बहुत पैसा लगेगा, ये बोल दिया। तो मेरे सर डैडी पापा एकदम से घबरा गए, और हम्म। मैं भी घबरा गया कि चलो अगर डॉक्टर बोल रहे हैं तो चलो छोड़ो, इन पे विश्वास करके। मतलब उन्होंने ये कहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं हाँ। है, जी यदि सर। हम जांच करवाना चाहें तो इतनी जांच करवा सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा आपका हाँ। जा सकता है, जी सर। इसीलिए आप इन सब चीज़ों पे ध्यान न दो, जी अपना काम सर। करो। जी सर। एक बड़ा यूरोलॉजिस्ट जब किसी पेशेंट को ये बात बोलता है तो नो डाउट हमें भी कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, इनको भी कॉन्फिडेंस आया, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ये पहुंच गए अपनी जॉब को करने गुजरात मारुति में, और वहाँ पे इनको दिक्कत आनी, क्योंकि वहाँ पे इनका काम ऐसा था कि फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड के लिए वहाँ से हिल नहीं सकते थे। और यदि वहाँ यूरिन की अर्जिंग लगती थी और ये गलती से भाग के यूरिन करने गए, तब तक 50 लोगों के काम इफेक्टेड हो जाते, यही बात थी जी ना सर। बेटा? यस यस सर। इसी वजह से इस बच्चे को जब यूरिन की अर्जिंग होती भी थी तो यूरिन करने नहीं जा पाता था। इससे भी टिपिकल चीज़, जिस चीज़ का हम वास्तव में मॉडर्न मेडिकल की किसी यूरोलॉजी के बुक में मेंशन आउट नहीं होगा, इनकी जो दिक्कत है उसको ध्यान से सुनिएगा, आपको अनयूजुअल लगेगा। इनको यूरिन की अर्जिंग केवल जब ये लेटे रहते हैं तभी लगती है। बताओ बेटा अपनी बात। जी सर, बात ये सही है, जब मैं बेड पे लेटा रहता हूँ दिन में, वो भी सुबह के 5 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक, ठीक तभी है। यूरिन मुझे आती है ओवरफ्लो। शाम को 5 बजे से? हाँ, 5 या 6 बजे तक आती है। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद मैं कितना भी पानी पी लूँ, और कितना भी लेटे रहे? कितना भी लेटे रहूँ, नहीं होगा वो। फिर से टाइम बताओ, कब से कब तक? सुबह के 5 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे छः तक। सात बजे तक। अच्छा, इसका मतलब जब रात में आप लेट के सवेरे उठते हो तो भी यदि ब्लैडर भरा हो आपको यूरिन की नहीं अर्जिंग सर, नहीं होगी? ये पहले जैसा नहीं रहा। नहीं रहा। ठीक है। एक चीज़ इन्होंने और अनयूजुअल बताई, क्या बताया बेटा? कि आप जब वर्कआउट करते हो, जी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हो, तो यूरिन की जी। अर्जिंग नहीं एकदम नहीं होती है, होती है। नहीं सर। और यदि यूरिन लग भी रही है तो होगी ही नहीं, चाहे आप नहीं जितनी होगी, मशक्कत कर वो लो। बस हल्का सा ब्लैडर में फील होता है, हम्म। लेकिन नहीं होता, और वो पेनिस एकदम से टाइट सा हो जाता है। इस दौरान यूरिन, ब्लैडर में यूरिन भरे होने की वजह से इरेक्शन हो जाता है, पेनिस हो जाता है, जी सर। लेकिन यूरिन वो नहीं होने देगा। अब आप लौट के आइए। अच्छा, एक मिनट समझिएगा इस बात को, क्यों नहीं समय देना पड़ेगा ऐसे केसेस पे, और ख़ास करके वो हमारे पेशेंट या फिर वो हमारे व्यूअर जो केवल वीडियो देखते हैं और जो नज़दीक के किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। बिलीव मी, बीमारी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब इनकी मैंने दिक्कत सुनी, मैंने इस बच्चे से बताया कि बेटा तुम्हारी सारी इन्वेस्टिगेशन में एक इन्वेस्टिगेशन करवाना सबसे ज़रूरी था, आरजीयू एमसीयू से भी पहले ज़रूरी था, दैट वाज द यूरोडायग्नोसिस, कि हमारा ब्लैडर यूरिन कलेक्ट होने के बाद रिस्पॉन्स कैसा कर रहा है। ये मेरी प्रोविजनल डायग्नोसिस थी कि इस बच्चे के यूरेथ्रा में दिक्कत कम है, ब्लैडर में ज़्यादा है, क्योंकि मैच्योरेशन रिफ्लेक्स नॉर्मल पैदा हो ही नहीं पा रहा है। सुपाइन कंडीशन में लेटे रहने के बाद यूरिन की अर्जिंग, ये तो मेडिकल की बुक में मेंशन आउट है, लेकिन सुपाइन कंडीशन में लेटे रहने के बाद यूरिन की अर्जिंग केवल डे आवर में जहाँ फिजिकल एक्टिविटी ना हो रही हो, तो ये अनयूजुअल सी बात है, और यही अनयूजुअल से सिम्टम्स होम्योपैथी के लिए जरूरी होते हैं। अब आपको वो बात दिखाना चाहूँगा जहाँ से वास्तव में हमारे केस की कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस शुरू होती है,
और प्रोविजनल डायग्नोसिस बनती है, जहाँ पे मेरी केस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर सही रिस्पॉन्स देता है। प्लीज़ आप हमारी स्क्रीन दिखाएं। हमारा सॉफ्टवेयर इस तरह से अपडेटेड है कि हमने इनके मोबाइल से एक वॉइस मैसेज मंगवाया कि इन्होंने 1 मिनट 27 सेकंड में अपनी दिक्कतें बताई। इस दिक्कत की रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें हुआ कि लो यूरिन फ्लो, ऑब्स्ट्रक्टेड सेंसेशन इन ब्लैडर, डिफिकल्टी इन वॉइडिंग। अब उसके बाद बायलैटरल फ्लैग पेन भी इनको होता था, जो डर की बात है। ठीक, इसके बिहाफ पे हमारे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर ने इतनी पॉसिबिलिटी बता दी कि ये न्यूरोजेनिक ब्लैडर डिस्फंक्शन भी हो सकता है, ड्यूटाइसर अंडर एक्टिविटी भी हो सकती है, डिस्फंक्शनल वार्डिंग सिंड्रोम भी हो सकता है, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, जिसमें यूरेथ्रल कॉज। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि वास्तव में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के चांसेस इसमें कम है। क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन विद आउटफ्लो हो सकता है, साइकोजेनिक वार्डिंग डिस्फंक्शन भी हो सकता है, ड्यूट्राइसर इंस्पेक्टर डिसएनर्जिया भी हो सकती है, एंड क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस विथ वार्डिंग डिस्फंक्शन भी हो सकता है। लास्ट वाला इसलिए होने के चांसेस कम है क्योंकि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में प्रोस्टेटाइटिस बताया नहीं जा रहा और बच्चे की उम्र ज़्यादा नहीं है। और आप देखना चाहेंगे मिसिंग इन्फॉर्मेशन इस केस में क्या क्या है। इस बच्चे का सबसे पहले न्यूरोजेनिक एग्जामिनेशन फाइंडिंग होनी चाहिए थी, यूरोडायनेमिक्स स्टडी होनी चाहिए, जो मेरी पहली प्रायोरिटी थी। सिस्टोस्कोपिक फाइंडिंग, सिस्टोस्कोपिक यूरेथ्रोग्राफी रिजल्ट भी होने चाहिए थे इतने। और वास्तव में बहुत दिनों से यूरिन रिटेंशन हो रहा, तो रीनल फंक्शन टेस्ट होना भी जरूरी है एलएफटी के साथ। और आप देखना चाहेंगे रिकमेंडेड इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले यूरोडायनेमिक्स के बारे में बताया गया, सिस्टो यूरेथ्रोस्कोपी के आरजीओएमसीयू के बारे में बताया गया, सीएफसीबीसी, और बाकी ट्रीटमेंट प्लान के बारे में ध्यान से देखिए। यूरोडायनेमिक्स स्टडी शुड बी द प्रायोरिटाइज एज द कंफर्म इन्वेस्टिगेशन फॉर द ब्लैडर डिस्फंक्शन। अच्छा, एक बात बताइए, यूरोडायनेमिक्स स्टडी यदि हमें बताती है कि हाइपोएक्टिव ब्लैडर का केस है, तो क्या हमारे पास ऑप्शन है कि हम होम्योपैथिक हम कोई ऐसा ट्रीटमेंट दे दें जिससे बच्चा सही हो जाए? क्या ये क्यूरेबल है? यदि हम इससे पूछें, चाहे हमारी जहाँ तक नॉलेज है, ये क्यूरेबल नहीं है। अब क्या किया जाए? सेकंड नंबर पे अल्फा ब्लॉकर की बात हो रही है। मैं होम्योपैथिक मेडिसिन हूँ, तो मैं ऐसे में अल्फा ब्लॉकर नहीं दे सकता हूँ, ये मेरे राइट में नहीं है। यदि अल्फा ब्लॉकर की ज़रूरत होगी तो क्यों ना मैं एक यूरोलॉजिस्ट को रिकमेंड कर दूँ, जबकि ऑलरेडी ये यूरोलॉजिस्ट को दिखा क्या रहा है, यानी कि हम बात कर रहे हैं अल्फोजूसिन की। इसके अलावा बाकी कुछ मेडिसिन के बारे में, लेकिन मैं होम्योपैथिक डॉक्टर। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से देखेंगे आप, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, टाइमिंग, वार्डिंग शेड्यूल, ठीक है, डबल वार्डिंग टेक्निक, ठीक है, एंड क्रूड मैनुअर को फॉलो करने की बात हो रही है। ठीक, इसके अलावा पैल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी की बात हो रही है। रियल मायने में यही तो करवाना है। और इस केस के बाकी वीडियो भी देखते रहेगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा 2-3 महीने बाद कि कितना प्यार से ऐसे कैसे सुधार मिलता है। बाय द वे, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो होम्योपैथिक डॉक्टर के अकॉर्डिंग हमारा प्लान क्या होगा। ये इन्होंने केस हिस्ट्री दी, मैंने इनके मेंटल स्फीयर को चेक किया, जिसमें एनजाइटी, ठीक है, डेवलपमेंटल एबनॉर्मल हैबिट, वाइडिंग होल्डिंग यूरिन, यंग मैन विद क्रॉनिक यूरोजेनिक डिस्फंक्शन, ठीक है, फिजिकल जनरल में थर्मल स्टेट के बारे में मैंने बात की, और उसके बाद इनके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बारे में बात की। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं भाई। इन सारी चीज़ों के बाद से फिर मैंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि हम इनको दवा क्या दे सकते हैं। मैनेजमेंट प्लान, कॉस्टिकम से हम शुरू करेंगे, लेकिन कॉस्टिकम से मैं शुरू करने वाला नहीं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर हमें दे रहा है वही जानकारी दो। वेट फॉर 7 to 8 days, ठीक है ना। कॉस्टिकम हम तब तक नहीं दे सकते उस बंदे को जब तक वो बंदा बहुत गुस्सैल हो। तो कॉस्टिकम इनकी मेडिसिन नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सैल नहीं, अपनी दिक्कतों से व्यथित ज़्यादा हैं। ठीक है, यूरोडायनेमिक्स स्टडी हम आगे करवाएंगे। ठीक है, प्रोग्नोसिस फेवरेबल फैक्टर ये है कि बच्चा यंग है, इसलिए ठीक होने के चांसेस अच्छे हैं। नो स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी, नॉर्मल पोस्टेड फंक्शनल डिसऑर्डर है, रिवर्सिबल हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं ऐसे केसेस की होम्योपैथिक प्रोग्नोसिस अच्छी होनी चाहिए। एंड क्रॉनिक कंडीशन से हैबिट फॉर्मेशन, तो हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, हमें इस पर देना पड़ेगा। ड्यूट्राइसर अंडर एक्टिविटी को सही करने के लिए हमें फिजियोथेरेपी, एंजाइटी के लिए काउंसलिंग, एंड बाकी सारी चीज़ों को हम प्लान बना के देंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट सच टाइप ऑफ केसेज, जहाँ पे एक पेशेंट, चाहे बाकी ग्रुप ऑफ पेशेंट हमसे ये बोलते हैं, डॉक्टर साहब होम्योपैथी में ये इंडिया में आप 800 रुपये फीस क्यों लेते हैं, और बाहर के मरीजों से ये 50 या $100 क्यों लेते हैं। तरीका हमेशा चेंज होना चाहिए, एक तरीका हम सबके ऊपर अडॉप्ट नहीं कर सकते। और एक केस एनालिसिस में लंबा टाइम लगता है। कितनी देर से बेटा आपकी ये सारी केस हिस्ट्री चल रही है, लगभग कितना टाइम हो गया होगा? कम से कम 40 मिनट हो गया, 40 मिनट हो केस चल गए। हम 40 मिनट में बड़े आराम से 5-6 पेशेंट तो देख लेते हैं, और 6 पेशेंट देख के यदि हमें पैसा ही कमाना होता तो हम इससे ज़्यादा पैसा कमा चुके होते।
ठीक है ना। जी सर। ब्रेड एंड बटर वाले केसेस तो दुनिया में सारे लोग लेते हैं, टिपिकल केसेस के लोग होम्योपैथी में आते हैं, और ठीक है, मोस्ट वेलकम। लेकिन सबसे जरूरी चीज़ है कि अप्रोच क्या रखनी है। सो दैट्स वाई एक केस में बहुत लंबा लंबा टाइम लगता है। पहली बार में मैं इसलिए टाइम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें आगे ज़्यादा समय ना देना पड़े। तो पहली बार में यदि हमारी एनालिसिस और बाकी सारी चीज़ें ठीक रहे, बिलीव मी आगे चल के काफ़ी अच्छा होगा। और इस बच्चे के नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट करिएगा, जो हम 2-3 महीने बाद या हो सकता है अगले महीने में ही अपडेट करें, कि जो काम कोई नहीं कर पाया वो होम्योपैथी से आराम से होता है। और ख़ास करके यूरोडायनेमिक्स टेस्ट की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूंगा कि एक ऐसी जगह मैं इनको भेजूं जहां पे यूरोडायनेमिक्स हो सके। इनका सिलेक्शन पुलिस में हो गया, बिहार पुलिस में, मेरी सारी शुभकामनाएं इनके साथ। बाकी सारे इन्होंने क्लियर कर लिए हैं एग्ज़ाम, ओके सर। एक बचा हुआ है वो भी क्लियर कर लेंगे क्योंकि मेरिट इनकी अच्छी है। सो दैट्स वाई कई बार, अच्छा एक इस बच्चे की एक साइकोलॉजिकल कंडीशन समझिएगा जिसके हिसाब से दवा चेंज होने वाली है। घर का बड़ा बच्चा जिम्मेदार, ठीक है, सारी जिम्मेदारियों का एहसास होते हुए अब ज़िंदगी के उस फेज में आ गए हैं कि जहाँ पे नौकरी पाने का खुशी कम है और बीमारी का तकलीफ ज़्यादा है। सही है ना जी बेटा? सर। अब ये लगने लगा कि नौकरी जो पैसे कमाएंगे वो तो बाद की बात है, ये बीमारी यदि हमें नहीं छोड़ेगी तो ना नौकरी सही से कर पाएंगे, ना उस नौकरी को हम एंजॉय कर पाएंगे। और ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। सो दैट्स वाई इन द क्रॉनिक डिजीज फिनोमिनन हमें उन सारी चीज़ों को रूल आउट करना पड़ता है, सब चीज़ देखना पड़ता है, ठीक है, और उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। बिलीव मी, आपने यदि इस केस में सारी चीज़ों को देखा होगा, तो क्या आपको लगता है कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर कम मेहनत करता है एक एलोपैथिक डॉक्टर से? और या फिर मैं यूरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट द एमसीएच यूरो, और ना मैं यूरोलॉजिस्ट को कभी क्रिटिसाइज करता हूँ। जिसका जो काम है वो किया गया। मेरा केवल एक मैसेज है, यूरोलॉजी के केसेस बहुत आराम से सही हो सकते हैं यदि एक यूरोलॉजिस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ चले। यहाँ कोई मतलब नहीं है कि आप बड़े या मैं बड़ा, कोई मतलब ही नहीं है सब चीज़ों का। मतलब केवल ये है कि क्या वो पेशेंट विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन ठीक हो सकता है। क्योंकि इनके केस में जो पटना वाले डॉक्टर साहब थे जिन्होंने इनको सलाह दी, बेटा जाओ कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, यदि उन्होंने ये सलाह नहीं दी होती तो अब तक 5-6 यूरोलॉजिस्ट के चक्कर ये काट चुके होते और अब तक चीरा लग चुका होता। बात सही है ना? जी सर। ऑपरेशन हो चुका होता है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो थैंक्स टू दैट यूरोलॉजिस्ट जिन्होंने ये सलाह दिया, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंस दिया। क्यों? क्योंकि वास्तव में न्यूरोजेनिक ब्लैडर में कोई भी डॉक्टर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। लंबे वीडियो के लिए पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि लास्ट में ही कंक्लूजन निकाला जाता है। इसलिए जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं उसको लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यदि कंक्लूजन पे समझना है तो श्योरली लास्ट तक हमें बात समझनी पड़ेगी। वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, अपडेट करेंगे कुछ अच्छे प्रोग्नोसिस के साथ, कुछ अच्छे रिजल्ट के साथ। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा नाम है।